स्टूडेंट्स, आज फिर हम कल मैंने आपको वायु राशियों का अर्थ समझाया था और उसके सिंपल से 3 विशेषताएं बताई थी कि वायु राशि इस तरह से निर्माण होता है। उसी में विस्तृत चीज को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। वायु राशियों क्या होती है? वायु राशि और वायु की दोनों में विशेष लक्षणों में अंतर होता है, परंतु वायु राशियों में हमें क्या चीजें होती है इंपॉर्टेंट? ये 5 पॉइंट्स होते हैं। मोटा व विस्तृत क्षेत्र, मोटी या विस्तृत मतलब ब्रॉड और एक्सटेंसिव। तापमान और आर्द्रता सब भागों में एक समान होती है, जबकि वायु में ऐसा नहीं होता है। विशेष उत्पत्ति स्थान होता है, वायु कहीं भी ओरिजिन, हर क्षेत्र में ओरिजिन होता है वायु का। और वायु राशि जो है विशेष स्थान, विशेष उत्पत्ति स्थान, जो वर्ड बोला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस स्थल पर वायु राशि उत्पन्न होती है उसी प्रकार से वो उस वायु राशि की प्रकृति को हम निर्धारित करते हैं और उसका नामांकन करते हैं, जो अभी हम नेक्स्ट उसमें बता रहे हैं। 4th, वायुमंडलीय विक्षोभ वायु राशियों के द्वारा प्रभावित होता है। अब बच्चों एक बात शायद आप भूल गए होंगे, वायुमंडल का जो सबसे महत्वपूर्ण लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर, जिसको हमने हिंदी में क्या बोला था? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल मैंने आपको बताया है समर्स में 2 किलोमीटर एक्सटेंड हो जाता है, ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण हवा गर्म और हल्की होती है जो ऊपर की ओर फैलती है। तो ट्रोपोस्फियर 16 किलोमीटर तक हुआ, तो 2 किलोमीटर उसमें ट्रोपोपॉज होता है, विक्षोभ मंडल। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि समस्त वायुमंडलीय विक्षोभ यानी बादलों का निर्माण, तड़ित झंडावत, बिजली का चमकना, वर्षा का होना, हिमपात, ओलावृष्टि आदि आदि घटनाएं सारी हमारी कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फियर में होती हैं। और सारे बादलों का निर्माण से लेकर सारी घटनाएं तो वायु राशियां भी जो है वो क्षोभ मंडल में ही संचरित या परिसंचरण उनका होता है। अब वायु राशि का जो 5वां पॉइंट है, वायु राशियों की सीमाओं पर वाताग्र बनते हैं। साधारण वायु में हमेशा वाताग्र नहीं बनते हैं। वाताग्र क्या होता है? फ्यू किलोमीटर एरिया बेल्ट होती है, जिसे 2 किलोमीटर से लेकर के 20-50 किलोमीटर तक का ब्रॉड क्षेत्र होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है, जिसमें 2 विभिन्न नेचर वाली हवाएं मिलती हैं। 2 विभिन्न हवा वाली नेचर मतलब ऊपर से यदि वो आ रही है तो वो ठंडी वायु राशि होगी, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही है, और नीचे से जो आ रही है वो ट्रॉपिकल वायु राशि होगी, जो वो गर्म होगी, जिसके लिए हमने गर्म के लिए ये साइन रखा हमेशा, और ठंडे के लिए हमने साइन रखा है ब्रॉड। ये ठंडी वायु राशि का साइन हमने रखा है, और साइन हमेशा सामान्य यही होते हैं, आप और हम अपनी दृष्टि से नहीं बना सकते। तो जो यहाँ पर 2 विभिन्न प्रकृति की हवाएं मिलती हैं, इस क्षेत्र को हम फ्रंट बोलते हैं, सीमांत, सीमाग्र या सीमांत, फ्रंट। तो समझ में आया ये वायु राशियों के बारे में आपको? वायु राशि किसे कहते हैं और उसकी मुख्य विश्लेषण विशिष्टता जो होती है वो इस तरह से होती है। अब पूरे विश्व में वायु राशियों के ओरिजिनल या उत्पत्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिनके आधार पर ही उनका नाम रखा है? पहला है आर्कटिक और एंटार्क्टिक वायु राशि, दूसरा है कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास सोर्स, तीसरा है मैरीटाइम पोलर सोर्स रीजन, चौथा है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल सोर्स रीजन, पांचवा है मैरीटाइम, छठा है मैरीटाइम इक्वेटोरियल, वो है मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ये है मैरीटाइम इक्वेटोरियल, और 7वां है मॉनसून सोर्स रीजन। तो 7 पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि किसी किताब में आपको 5 उत्पत्ति क्षेत्र मिलेंगे वायु राशि के, किसी में 6 मिलेंगे, पर खुल्लर की जो सबसे आज वर्तमान समय की जो सबसे रिनाउंड बुक है उसमें 7 उत्पत्ति क्षेत्र हैं, जिनमें ये उत्पत्ति क्षेत्र कैसे हुए? महाद्वीप के आकार पर, महासागर के आकार पर, उनकी स्थिति के आकार पर, और वायु राशि की नेचर आर्द्र है या शुष्क है, गर्म है या ठंडी है, इस आधार पर। अब देखिए बच्चों, मैं हल्का सा मैंने रफ स्केच बनाया है। इसको हम मैप तो बोल नहीं सकते, क्योंकि मैंने इसमें किलोमीटर्स या इसकी आरएफ नहीं बनाई है। यानी क्या चीज सिखाई मैंने आपको कि जो मानचित्र जिसमें आरएफ नहीं है, आरएफ के बिना कोई भी रेखांकन मानचित्र नहीं होगा, वो केवल रफ स्केच होगा। इससे मैंने कहा ये मैंने वर्ल्ड का एक रफ स्केच आपके सामने खींचने का प्रयास किया है, जो कि मैं हर वक्त करती हूँ, फिर पार्ट मैप्स में अलग अलग बताने की कोशिश करूंगी। तो पहला है आर्कटिक क्षेत्र का
एयर मास उत्पत्ति क्षेत्र। दूसरा दक्षिणी गोलार्ध जो हम बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, एंटार्क्टिक एयर मास इसी के अंदर आ जाएगा। तो पहला क्या हो गया, पोलर रीजन्स आ गए, उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में एंटार्क्टिक, ठीक है, एंटार्क्टिक। दूसरा है कॉन्टिनेंटल पोलर सोर्स। अब पोलर रीजन्स में क्या बताया आपको, 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त और एंटार्क्टिक वृत्त से जो स्थल भाग घिरे हुए हैं उसको हमने कॉन्टिनेंटल पोलर सोर्स बोला है। तो ये जो आपका अलास्का है, अलास्का, कनाडा, लैब्राडोर पठार, ग्रीनलैंड का हिस्सा आ गया पूरा इसमें। देन ये है आपका आयरलैंड, और यहाँ पर ये है आपका 43 डिग्री देशांतर के ऊपर आइसलैंड। ये आइसलैंड है, ये आयरलैंड है, और ये आपका ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड है। यहाँ पर ये लंदन है, और इसी से हमारी ये पूरी आपकी प्रशांत प्राइम मेरिडियन गुजरेगी, जिसको हमने ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना है। तो ये आर्कटिक भाग हो गया पूरा, ये साइबेरिया क्षेत्र आ गया पूरा, इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और साइबेरिया इसके अंदर आ गया। तीसरा यही आर्कटिक क्षेत्र का वाटरी भाग, जिसमें आपकी लैब्राडोर करंट बहती है। यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन का साइबेरिया और एल्यूशियन आइलैंड वाला क्षेत्र, जिसको हम ओखोटस्क भी बोलते हैं, या कमचटका प्रायद्वीपीय समुद्री प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो इसका सराउंडिंग वाटर बॉडी है उसको भी बोलते हैं कमचटका सी ऑफ कमचटका, या जापान सी इसके दक्षिण में आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन, ये बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी का ये दक्षिणी भाग आ गया पूरा। तो नॉर्वे, स्वीडन हो गया बेटा। तो जो वाटर बॉडीज है पोलर रीजन में, उसको हमने बोला है मैरीटाइम पोलर रिसोर्सेस सोर्स रीजन। मैरीटाइम मतलब समुद्री स्थिति, जिसको हम इंग्लिश के अल्फाबेट एम से एमपी मैरीटाइम से एयर मास से प्रदर्शित करेंगे। अब है चौथा सोर्स कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल सोर्स रीजन। और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल में ये 0 डिग्री है आपकी विषुवत रेखा। ये आपका सिंगापुर मलेशिया वाला क्षेत्र आ गया, जावा सुमात्रा वाला, ये श्रीलंका, भारत का दक्षिणी भाग पूरा, ये आपके अरेबियन पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, और मध्यवर्ती भाग ऑफ अफ्रीका पूरा, ये पूरा भाग आप यहाँ पे मैंने ये आपके क्यूबा, जमैका, वेस्ट इंडीज आइलैंड्स डाले हैं, और ये पूरा आपका लैटिन अमेरिका। तो ये जो स्थल भाग हैं इनको हमने क्या बोला है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल सोर्सेज रीजन। पांचवा है मैरीटाइम ट्रॉपिकल सोर्सेज में वही आपका पीरुलिमा के पास में जो पैसिफिक ओशन है, पूरा पैसिफिक ओशन विषुवत रेखा के ऊपर का, यहाँ पे फिलीपींस और ये सारे आइलैंड्स हैं, और यहाँ आपका ये पूरा लैटिन अमेरिका आ गया। फिर ये अटलांटिक का पूरा आ गया क्षेत्र, विषुवत रेखा ब्राजील के पास का तट, और गिनी, आइवरी कोस्ट, घाना जो मैंने कल आपको बताया था, कॉन्गो वगैरह का क्षेत्र, नाइजर वगैरह का, ये सी आ गया आपका ट्रॉपिकल मैरीटाइम क्षेत्र। हिंदुस्तान में आपका ये जो इंडियन ओशन है ये भी ट्रॉपिकल मैरीटाइम है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का भाग भी ट्रॉपिकल मैरीटाइम है, और मलय या दक्षिण चीन सागर जो है वो भी आपका ट्रॉपिकल मैरीटाइम है। छठा है मैरीटाइम इक्वेटोरियल सोर्सेज। मैरीटाइम इक्वेटोरियल सोर्सेज में बेटा ये आपके मैरीटाइम इक्वेटोरियल, ये बोल दिया मैंने आपको कंप्लीट। सातवां है आपका मॉनसून सोर्सेज, जिसमें हमारा भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर छठा देश है, और इसकी जो स्थिति है ये हमारे हिंद महासागर के ऊपर है, और इसको बोलते हैं वेस्टर्न पार्ट को अरब सागर, पूरे भाग को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पर आपका मॉनसून जो है थर्मल कंडीशन के आधार पर उत्पन्न होता है, थर्मल कंडीशन के आधार पर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि भारत के दक्षिण और पश्चिम से आ रहा है, इसलिए उसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून। इस प्रकार से एयर मासेस के साथ में ये वाला क्षेत्र, क्योंकि तिब्बत और भारत के ऊपर हमारा कौन सा जोन है? ITCZ जोन, ITCZ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो अंतर उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र। इसको हमने यहाँ पर बोला क्योंकि तिब्बत का पठार भारतीय उपमहाद्वीप में मॉनसून को उत्पन्न करने में बहुत सहायक है, क्योंकि
पहले आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि सूर्य की किरण 21 जून को समर सॉल्स्टिस के टाइम पे कर्क रेखा पर सीधी चमकती है, और सूर्य की किरण सीधी 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी चमकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके 21 जून को पूरा उत्तरी गोलार्ध जो है लैंड पार्ट वो आपका गर्म होता है समर सॉल्स्टिस टाइम पर। परंतु ये जो गर्म होने की तापीय अवस्था ये तो ठीक है, परंतु हवाओं के चलने में तापीय दशा जो तापीय उत्पत्ति के आधार पर थर्मल थ्योरी है वो आजकल आउटडेटेड हो गई है। और इसी कारण से क्योंकि उस वक्त जब ये थर्मल थ्योरी आई थी विद्यार्थियों के सम्मुख, तो ये तब हमारे पास जेट स्ट्रीम और वायु राशियों की उत्पत्ति के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार से हमारे ये विश्व के 7 वायु राशि उत्पत्ति के क्षेत्र निर्धारित होते। अब इस प्रकार से हमारे पास चौथा हमारा वायु राशि का सब कंटेंट पढ़ाने का मिल होता है वायु राशियों की विशेषताएं। पहला क्षेत्र है बच्चों वायु राशियों में किनकी उत्पत्ति विस्तृत होती है और समतल क्षेत्र में होती है, जो मैं बार बार बोल चुकी हूँ। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वायु राशियां बहुत मोटी और विस्तृत उत्पन्न होती है, कई सैकड़ों किलोमीटर तक वायु राशि फैली हुई होती है। दूसरा, वायु राशियों का आकार बहुत बड़ा होता है और कई हजार किलोमीटर तक होती है, यानी कई बार तो पूरे महाद्वीप में वायु राशि होती है, कई बार महासागर मैरीटाइम में पूरी मैरीटाइम वायु राशि होती है। तीसरा, इनकी ऊंचाई क्षोभ मंडल तक होती है, यानी धरती के 16 से 17 किलोमीटर तक। चौथा, वायु राशियों में अनेक परतें होती हैं और सभी परतों में तापमान और आर्द्रता संबंधी परिस्थितियां समान होती हैं। यानी परतें मतलब मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टली होमोजेनस होती है ये, जिसमें कि तापमान और आर्द्रता की परत नीचे से होती है, क्योंकि वापस बता रही हूँ कि क्षोभ मंडल में जिस धरातल पर क्रस्ट पे हम खड़े हैं, हमारे पैरों से वायुमंडलीय परतें गर्म होना प्रारंभ होती हुई ऊपरी भाग तक पहुंचती है, इसलिए परतनुमा होती हैं। पांचवी इनकी विशेषता बनती है बच्चों, सभी वायु राशियां किसी न किसी धरातलीय पवन तंत्र से संबंध होती है। मतलब जैसे जो अरब सागर से उत्पन्न हुई है तो अरब सागरीय धरातलीय तंत्र से होंगी, या जो ब्राजील से उत्पन्न हुई है तो ब्राजीलियन करंट के रूप में होंगी, या अलास्का के क्षेत्र से उत्पन्न हुई तो अलास्का, ग्रीनलैंड से उत्पन्न हुई तो ग्रीनलैंड, और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र से उत्पन्न हुई है तो इस प्रकार ये ऑस्ट्रेलियन वायु राशि कहलाएगी। और इस प्रकार इनका उद्गम क्षेत्र जहाँ होता है वहां से तो ये अपने गुण छोड़ती जाती हैं और आगे की जिस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं उसके तापमान और आर्द्रता के गुणों को ग्रहण करती हैं, मतलब वहाँ के उस एरिया के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को एक्सेप्ट कर लेती हैं। जिन क्षेत्रों में वायु राशियाँ जाती हैं वह अपने मौसम पर प्रभाव डालती हैं, वहाँ के मौसम पर। जैसी गर्म वायु राशि है और ठंडे क्षेत्र में प्रवेश कर रही है तो ठंडे क्षेत्र में गर्म प्रभाव डालेगी, जो कि मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में बताऊंगी। नाउ लास्ट इसकी विशेषता है वायु दो प्रकार की विभिन्न राशियां जब एक दूसरे से मिलती हैं तो वहां पर वो मिलती नहीं है, परंतु एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो कि मिक्सिंग जोन टाइप होता है जिसको हम फ्रंट बोलते हैं, तो उसके ऊपरी क्षेत्र से यदि ठंडी वायु राशि आ रही है तो उस फ्रंट का ऊपरी भाग ठंडा होगा, और निचली वायु राशि यदि गर्म क्षेत्र से आ रही है तो निचले फ्रंट की लेयर गर्म होगी। और जब जो वायु राशि प्रबल होती है वही वायु राशि उस क्षेत्र में एंटर जब होती है तो फ्रंट ऊपर उठ जाता है या वलय के रूप में बन जाता है। तो सिंपल अपन ने फ्रंट थ्योरी में पढ़ा था वर्गीय सिद्धांत, जिसमें 6 फ्रंट हमने बताए थे। थैंक यू।